अंकिता हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मौजूद हैं सचिन जैन। सचिन जैन जी, मैं आपका रुख करूंगा और मेरा सवाल आपसे पहला यही होगा कि बजट पेश हो गया और उस बजट के बारे में प्रधानमंत्री ने भी जो अपनी राय रखी तो उन्होंने रखी। अभी कुछ देर पहले हमने नेता विपक्ष जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा को भी सुना। सभी एक सिरे से इसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सरल भाषा में आप बताएं बतौर एक्सपर्ट कि ये बजट किस तरह से उनके हक में है। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। और मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट हमें ये भी दर्शाता है कि सरकार का एक जो इंफॉर्मेशन सीकिंग मैकेनिज्म है, जो भी जिस तरीके से भी वो फीडबैक लेते हैं, उन्होंने छोटी छोटी बातों का काफी ख्याल रखा है जी। और इनकम टैक्स कंप्लायंस हो और छोटी छोटी चीजें जो एक आम आदमी के दिनचर्या को इम्पैक्ट करती है, उनका बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया है। तो उसके लिए मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा। देखिए, एक तरीके से इकोनॉमी को रन करने के लिए और पर्सनल फाइनेंस में हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं जी, तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो हमारा ज्यादातर पैसा हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अभी भी रखते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को इतना महत्वता दी है और उसको अपने दायरे में रखने की पूरी कोशिश की है। ये आरबीआई का भी जो सपोर्ट है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट्स को और तेजी से हमें कंट्रोल करने में मदद करेगा और इससे एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिकॉज हम जितने भी हमारे आगे के लोन्स हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन्स हो, उसमें फिर हम उसमें उसका फायदा देखेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर सचिन जी नई टैक्स रजीम में देखा जाए तो काफी हद तक छूट मिल गई थी, तो इससे टैक्स स्लैब में तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, आपकी बार थी भी नहीं। लेकिन अगर आप हमें समझा पाए, को टैक्स डिमांड अब 10% की होने वाली है, इसका क्या मतलब है? लेकिन इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि अब टैक्स भरना आसान हो जाएगा। पहले चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, जो टैक्स के फॉर्म्स थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। ये किस तरीके से आसान होगा और किस तरह की सहूलियत जनता को मिलेगी? देखिए, आज की तारीख में हमारा जो युवा है वो डू इट योरसेल्फ पे काफी बिलीव करता है। तो कई हद तक आप देखेंगे कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर देखें तो लोग खुद से चीजें करना चाह रहे हैं। ये जो सरलता सरकार ने लाई है और कंप्लायंस के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी बारीकियों को देखा है कि हम बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट लिटिगेशन प्रोसीड नहीं करेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस ड्रॉप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक बहुत मतलब एक 31 जुलाई ऐसी डेट हो जाती थी कि सिस्टम क्रैश हो जाते हैं और आप टैक्स सबमिट नहीं कर पाते हैं टाइम से, तो उसमें भी आपको पेनल्टीज लग जाती हैं। अगर आपने कुछ गलत टैक्स फाइल कर दिया है तो आप फाइल रीओपन नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीजों का एक बारीकियों से ख्याल रखा है, उससे बहुत कंप्लायंस को बहुत और ये पॉइंट सचिन जी जो आप कह रहे हैं कि सिस्टम्स क्रैश हो जाते थे, लोग बर्डन लेकर एक गिल्ट के साथ जी रहे होते थे, कई बार जानबूझकर, कई बार मजबूरी में टैक्स नहीं भर पाना, और ऐसे में आयकर छिपाने पर या नहीं भर पाने पर जो सजा का प्रावधान था, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, वो खत्म कर दिया गया है। कम से कम छोटे छोटे अमाउंट के लिए खत्म कर दिया गया। अब उसके लिए क्या हो गया है, 30% एक्स्ट्रा टैक्स का प्रावधान कर दिया गया है। सजा कम से कम नहीं मिलेगी। ये एक तरीके से मौका देना है, क्योंकि कई बार हम गलती करते हैं, कई बार जानबूझ के गलती नहीं करते, लेकिन गलती करने वाले को सीधे सजा दी जाए ये सही नहीं माना जाता, उसे सुधरने का एक मौका और दिया जाता है। क्या इसे इस तरीके से जोड़कर देखना चाहिए? लेकिन सवाल यहाँ पर तो ये भी है सचिन जी और अंकिता की, ये सजा से माफी किसे है, जिन्होंने जानबूझकर नहीं भरा उसे या जो गलती से भूल गए? हाँ जी सचिन जी। जी, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे एनआरआईज के लिए भी बजट में बहुत ज्यादा प्रावधान करे गए हैं। देखिए, हम इस समय ऐसे एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में रह रहे हैं जहां पर एक तरफ कुछ देश हमारे एनआरआई भाई बहनों के ऊपर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं रेमिटेंसेस भेजने के लिए।
तो वहां पे भी उनके लिए कंप्लायंसेस इजी करना, उनके लिए भारत में वापस निवेश करना आसान बनाना, ये भी गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट करेगा कैपिटल फॉर्मेशन के तरीके से। और टू एबल टू फाइनेंस देयर ओन बजटरी एक्सपेंडिचर इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12 लाख करोड़ पे ले जाना, आई थिंक डेवलपिंग फॉर 2047, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, तो वो इट्स लाइक ऑल डॉट्स आर कनेक्टिंग। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं 12.2 लाख करोड़ बढ़ा देना, इससे बिजनेस सेक्टर को बूम मिलेगा, लगेगा ये जो अंदर से कि हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, इस सोच को बढ़ावा मिलेगा क्या? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम रीड ये करते हैं कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं देश का, हाँ। जिससे कि इमीडिएट बेसिस पे एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी चीज है कि जो वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ है, बिकॉज आप एक बार अगर रोड बनाएंगे तो उस पर फिर आप टोल बार बार कलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से आप जो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड, इन द ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स हैं उनको डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा जी। पिछले 10 सालों में एटलीस्ट हमने ये तो देखा ही है कि लार्जली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट ने ही फ्रंट लोड करा है। तो अब उससे हम एसएमई, एमई, लार्ज कॉर्पोरेट्स में भी इसका असर देखने को हमें मिलना चाहिए, और वो आम स्तर पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। जो भी रॉ मटेरियल है, इनपुट्स हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। तो इट्स अ इकोनॉमिक साइकिल जो बढ़ती है। जी सचिन जी, एक इसमें और थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री के भाषणों में, उनके स्पीचेस में आजकल आप देखिए वो युवा का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। युवाओं को लेकर के इसमें क्या आप देख पा रहे हैं? कि आपने कहा कि युवा जो है आप वो चाहता है कि वो मतलब सेल्फ डू वाला जो एक सेंस है कि वो खुद करे और सारा काम करे, वो खुद करे। तो इसमें जॉब ओरिएंटेशन की राहें कैसे खुलती आपको नजर आ रही हैं आज के बजट के प्रावधानों से? देखिए, डेफिनेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत की जो डेमोग्राफी है वो युवाओं की तरफ टिल्टेड है। ग्लोबली भी अगर हम कंपेयर करें तो वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन ग्लोबली विद अ राइजिंग पॉपुलेशन। और इसका सबसे बड़ा जॉब क्रिएशन का एक और सबसे बड़ा वर्टिकल जो हम पहलू जो हम नहीं देख पाते हैं वो है स्किल डेवलपमेंट। बिकॉज जॉब तो है, बट क्या उसको पूरा करने के लिए आप में क्षमता है या नहीं? तो जब हम हर इकोनॉमिक पायदान में, जैसे अभी आप बता रहे थे कि चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, तो हम एक 360 डिग्री अप्रोच लेके चल रहे हैं। तो उससे जो जॉब क्रिएशन भी होगी वो एक वाइडर स्पेक्ट्रम में जॉब क्रिएशन होती है। और उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे क्राउडिंग इफेक्ट कर रहे हैं। तो उस डाइवर्सिफिकेशन से युवाओं के पास भी बहुत पहलू है कि वो अपनी स्किल को अलग अलग सेगमेंट में डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आज एआई का होड़ लगा हुआ है तो सबको एआई में ही जाने की जरूरत है। ठीक है। जैसे आयुर्वेदा को, योगा को, मतलब आप देखिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर सेगमेंट आज योगा इन्फ्लुएंसर्स कितने बढ़ गए, और लोगों के अंदर योगा को लेकर के एक रुझान पैदा हो गया। बिल्कुल सचिन जी, मैं आपको थोड़ी देर के रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का शिमला से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं रणवीर सिंह। रणवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और बजट को लेकर के क्या वहां पर अब बातें हो रही हैं, खासतौर से शिमला में, हिमाचल प्रदेश में बजट को लोग किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं खलीनी में हूँ, जो उपनगर है यहाँ राजधानी शिमला का। बजट को लेकर देखिए जो सबसे बड़े जो रिएक्शन है वो राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आ गया है, और
जो विपक्ष ने कहना होता वो कहा है कि पूरी तरह से निराशाजनक है। और जिस तरह से बजट स्पीच हुई है उसमें हिमाचल के लिए जो है सिर्फ एक बार जिक्र जरूर इसमें हुआ है, लेकिन भाजपा की तरफ से जो है विशेष कार्यक्रम थे तो वहां से तारीफ ही तारीफ निकली है। तो कुछ लोगों से यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकुश कुमार। जरा बताएं इस बजट को किस तरह से देखते हैं? ये जो बजट आया है सरकार की वजह से इसमें आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या चाहते थे आप वैसे? इस बजट में जो चीजें मिलनी थी आम पब्लिक के लिए वो कुछ भी नहीं मिला है। जी निराशा हुई, निराशाजनक है सारी बातें। युवाओं को तो रोजगार और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं का। रोजगार के लिए तो कुछ भी नहीं दिया है केंद्र सरकार ने, युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। और थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन भी यहाँ से ले लेते हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह है, व्यापारी हैं और यहाँ नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। जरा बताएं क्विक रिएक्शन आपका। देखिए हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल निराशाजनक है। जहां हिमाचल की बात की जानी थी हिमाचल की कोई बात नहीं की गई और जिन राज्यों में चुनाव है उनका ख्याल रखा गया है। जैसे 3 राज्यों में भी आने वाले चुनाव है। जहां तक हिमाचल की बात है, हमारा जो मेन मुद्दा हमारी बागवानी के ऊपर कोई बात नहीं की गई, हमारे टूरिज्म के ऊपर कोई बात नहीं की गई, यहाँ तक कि छोटे व्यापारी के ऊपर कोई बात नहीं कहेगी। आप देखिए रणबीर, इनको बताइए कि एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, साथ साथ माउंटेन ट्रेल का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए या फिर हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के लिए बजट में थोड़ी आई है ठीक ठाक। आपदा हिमाचल में इतनी आई, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि हिमाचल को किया जाएगा, लेकिन हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है क्योंकि जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है उनके साथ इन्होंने ऐसा किया है। एमएसएमई के लिए तो 10,000 करोड़ की घोषणा की है और जहां तक हिमाचल की बात है जो माउंटेन ट्रेल बनना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आगे सुनते हैं। तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस बजट के में नए रोजगार के सृजन के अवसर को उत्पन्न किया गया है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, बायोफार्मा ऐसे कई अन्य क्षेत्रों को जिस प्रकार से सरकार का इंसेंटिव मिल रहा है, कहीं 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, 10,000 करोड़ का बायोफार्मा में जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम स्पष्ट रूप से सरकार की इस मंशा को दोहराता है कि हम नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल सेंटर को भी विकसित करने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार उस दिशा में सरकार का ये बजट उस पहल को दिखा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि 20 नए वाटरवेज के निर्माण का जो पहल है वो कहीं ना कहीं हमारे नए ट्रांसपोर्ट के दिशा को खोलता हुआ बजट दिख रहा है। जहां अब तक हम लोग एयरवेज, रोडवेज पर काम करते थे, ट्रेन पे काम करते, रेलवे पे काम करते थे, अब हम वाटरवेज की दिशा में भी बेहतर अवसर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पटना और बनारसी को शिप रिपेयरिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं इन इलाकों में भी बहुत बड़ा नए रोजगार के सृजन होंगे। हम कह सकते हैं कि नारियल के उद्योग को और जिस प्रकार से मछली पालन को बहुत बड़ी प्राथमिकता देना इस सरकार की स्पष्ट मंशा को दिखाता है कि हम हर वर्ग को, हर क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को इस चीज़ के लिए भी बधाई देता हूं कि जहां आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को पूरे आगे बढ़ाने में आपने बड़ा कदम उठाया, आपने बजट में बड़ा आकार दिया, वहीं डिफेंस सेक्टर को आपने 7.8 लाख करोड़ के बजट से स्पष्ट संकेत दिया है कि हम देश के सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बजट ने समाज के हर वर्ग को विकास के साथ जोड़ना, समाज के हर वर्ग को लेके चलने की जो मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है, वो मंशा हम सबको दिख रही है। और हम कह सकते हैं कि आज के इस बजट से समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, नारी हो, मध्यम वर्ग हो, सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में आकार दिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट विकसित भारत के 2047 के सपनों को पूरा करने वाला बजट है।
तो आप सुन रहे थे नितिन नवीन, केंद्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की। और अब हम सीधे एक बार फिर से चलते हैं अपने रिपोर्टर रणवीर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ शिमला से मौजूद है। रणवीर, ओवर टू यू। जी हाँ, हमारे साथ जो है इंद्रजीत लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत जी, जरा आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, एसएसटी जो था, सिक्योरिटी वाला जो टैक्स था, उस पर भी 0.2 से 0.5 कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है, आप देख सकते हैं शेयर मार्केट किस तरह से गिरी है। तो मुझे लगता है कि इस बजट से आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं, स्पेशली हिमाचल का नागरिक होने के नाते मुझे लग रहा है हिमाचल के साथ निर्मला सीतारमण जी ने सौतेला व्यवहार किया है, एक दत्तक पुत्र जैसे। तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ इन्होंने सोचा, जहाँ चुनाव आ रहा है उनके लिए सोचा। लेकिन हिमाचल, जरा बताएं, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक व्यापारी की नज़र से आप किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक चश्मा तो खैर वो अलग अलग रहेगा ही। देखिए, जो शिमला में है अधिकतर छोटा व्यापारी है। छोटे व्यापारी के लिए, जो छोटा दुकानदार है, उसके लिए इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं रखा गया। ना हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सोचा, ना एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोचा गया है। तो मुझे लगता है सीधा सीधा जो फायदा पहुंचाया गया है बड़े पूंजीपतियों को। और ठीक है रणबीर, रोकेंगे हम आपको, सीधा आपको जम्मू लिए चलते। जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती बजट पर कुछ कह रही हैं, सुने जरा। ज्यादा खुद ज्यादा प्रोग्राम करें ताकि लुकन युस दम छु गुमुत वन मेहराजुद्दीन साहब यम छु करान मटन एसोसिएशन छु प्रेसिडेंट यमो दोप कथै छु हेकान कर तोह तै छु पता जर्नलिस्ट। और अंकित, इस वक्त हमारे साथ पवन चौधरी भी मौजूद है। इस मामले में उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं, जो कि लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर हम ये बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट कैसा है। क्योंकि बजट एक थोड़ा सा ऐसे शब्दों और शब्दावली से घिरा होता है जो आम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होता है समझने में। मोटे तौर पर जब तक कि सस्ती क्या चीज हुई, महंगी क्या चीज, इससे अगर आप अलग हटते हैं तो। पवन जी, आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप इस बजट को नटशेल में और सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए कैसा मानते हैं? ओवरऑल बजट पॉजिटिव है। बजट एक कॉन्फिडेंट सरकार का हस्ताक्षर है जी, जो कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस ले रही है और पॉपुलिस्ट डिसीजंस नहीं ले रही और समय से पहले डिसीजंस नहीं ले रही है। जैसे कि कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी ही रिड्यूस होंगी, उस पे उसने ब्रेक लगाया है, शायद इसलिए कि वो ये जानना चाहती है कि यूरोपियन साइड से भी सारे टिक बॉक्स जो होने हैं वो हो जाएं, उसके बाद साइमल्टेनियसली दोनों साइड्स अपनी तरफ से रियायतें करें। ये इस बजट की एक खूबी है जी। दूसरा, जो बजट में एक और प्रावधान आया है जो एसटीटी, जिसके कारण मार्केट बहुत हिला है या गिरा है, वो भी एक तरह से ठीक है, क्योंकि एफएनओज में बहुत सारी यूथ जा रही थी और अपनी हार्ड अर्न्ड कमाई का आखिरी पैसा लगा देती थी जी, जिसमें से 90% लॉस हो जाता था जी। 90% से ज्यादा लोगों को लॉस हो रहा था। तो उस पे अगर उन्होंने थोड़ी सी अंकुश लगाया है तो वो मेरे विचार में अच्छा है। बट लेकिन इसके कारण एफआईआईज भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट के मूड में है इंडिया से जी। ये दूसरा पॉइंट। जहां पर मैं बजट को थोड़ा कम मानता हूं वो है उसकी नैतिक एम्बिग्विटी। हम चाहते थे कि नैतिक एम्बिग्विटी कम हो जी, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए जिससे जो भी सरकारी लास्ट माइल पे ऑफिसर्स हैं वो मॉरली एम्बिगुअस इंटरैक्शंस में ना जाएं, और साथ ही साथ वो कोशिश ये करें कि बिजनेस हो या सिटीजन हो वो भी थोड़ा नैतिकता के लेवल पे और खरा उतरे, क्योंकि आज ग्लोबल कैपिटल को, जो कंप्लायंट ग्लोबल कैपिटल है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें इस एरिया में इंप्रूव करना ही होगा। पवन सर, लगभग मेडिकल सेक्टर में हर पहलू पर आज सुबह से बातचीत की जा चुकी है। एक पहलू जो मुझे लगता है अनटच रह गया है वो ये कि मेडिकल एजुकेशन को लेकर आमतौर पर छात्रों को, उनके परिवार वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बजट में क्या किया जाता कि जो मेडिकल पढ़ाई
या मेडिकल एजुकेशन छात्र हिंदुस्तान में रहकर करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है क्योंकि बाहर सस्ता लगता है उन्हें? तो बाहर कुछ कुछ कंट्रीज में सस्ता भी है, जैसे CIS कंट्रीज में सस्ता है, लेकिन बाहर जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है वो उस लेवल का नहीं है। बाहर जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर है। तो मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देना चाहिए, और क्योंकि मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इसका पार्ट है मेडिकल टेक्नोलॉजी जी, मतलब हॉस्पिटल्स, जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल ओनर से बात करेंगे और पूछेंगे कि चिकित्सा का आउटकम किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो वो बोलेगा हॉस्पिटल, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है, वेदर इट इज डिवाइसेस और इक्विपमेंट एटसेट्रा, इन पे एक रियायती दामों पर ये अच्छी टेक्नोलॉजी हर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर ऐसे हब्स बनाने चाहिए जहां पर वो मेडिकल कॉलेजेस जो उस ज्योग्राफिक परिधि में हैं वो आके वहां पर उस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकें, यूज कर सकें, उस पर अपना हाथ रमा सके। जी। तो सर एक सवाल यहाँ पर ये भी होगा कि जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में हम ये देखते हैं कि इस बार भी काफी चर्चा ये हो रही है कि दवाइयां सस्ती होंगी, कुछ कैंसर की कुछ दवाइयां सस्ती होंगी। फिर स्टेंट को लेकर काफी चर्चा पिछले बजटों में हुआ करता था। वो स्टेंट अभी भी मतलब जो एक साधारण भारतीय है उसके पहुंच से थोड़ा सा वो दूर और थोड़ा महंगा है। क्या इन चीजों पर ड्यूटी कम करना एक ऑप्शन है? आप जैसा भी कह रहे थे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी को हमें अपलिफ्ट विद इन इंडिया करना चाहिए, उस और कैसे कदम बढ़ाया जा सकता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा स्टेंट्स पे। जी, स्टेंट्स पे गवर्नमेंट ने 70% प्राइस कम करी जी, और यह मेरे ख्याल से 2017 में हुई, और तब एंजियोप्लास्टी की कॉस्ट थी रफली 2.5 लाख रुपए। आज एंजियोप्लास्टी की कॉस्ट 70% ये कम होने के बावजूद भी 2.5 लाख रुपए ही है। जी जी यही जी, वो बिल्कुल। नैतिक एम्बिग्विटी का पॉइंट आता है जी, कि गवर्नमेंट ने अपना बेस्ट किया कि ये प्राइसेस कम कर दी, लेकिन जो दूसरी एस्टैब्लिशमेंट्स थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कैथ लैब्स हो, उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। वो जो प्रॉफिट बन रहा था उनका स्टेंट्स के ऊपर, वो प्रॉफिट वो अपने कमरे के चार्ज पे, नर्सिंग चार्ज पे, फूड चार्ज पे चार्ज करने लगे। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि वो 2.5 लाख रुपए में भी नहीं मिल रही है अब स्टेंट, क्योंकि और ऐसी चिकित्साएं आ गई जो जरूरी नहीं थी लेकिन उनको लॉन्च कर दिया गया, जो शायद फेलियर भी थी पहले, उनको फिर से रीलॉन्च कर दिया गया क्योंकि स्टेंट पे से प्रॉफिट निकल गया। इसीलिए पूरा कंप्लीट सोचना है। हाँ। और उसमें यह भी सोचना है कि हम किस तरह से एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाएं, इसमें कोई भी लूप होल ना रहे, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटर हो वो भी पूरी ईमानदारी से, यानी कि सर कोई ऐसा इंटरफेस बनाया जाए जिससे कि अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके, जवाबदेही बनाई जा सके। आपके पास पवन सर लौटेंगे और जानेंगे कि एक बात तो क्लियर दिख रही है, साल दर साल जिस तरीके से बजट आ रहा है कि स्वास्थ्य पर फोकस है। यही वजह है कि 17 कैंसर की दवाइयां हो या 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां हो या शुगर की दवाइयां हो, उन्हें सस्ता किया जा रहा है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन का क्या, इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, विदेश यात्राएं सस्ती होने वाली हैं, TCS पर ये 5% का जो प्रावधान किया गया है, सर इसको कैसे आप देख रहे हैं? और एक सवाल ये भी कि क्या आप वाकई वित्त मंत्री ने जो शुरुआत की थी ये कहकर कि ये रिटॉरिक नहीं रिफॉर्म है, इस बजट को क्या आप रिफॉर्म के तौर पर देखते हैं? दूरगामी परिणाम इसके आपको दिखाई देते हैं? जी देखिए, बहुत हद तक, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो जितनी भी ज्यादातर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो बजट के बाहर ही हो रही हैं, चाहे वो GST का टैक्स रेट कट हो या बाकी और भी जो रियायतें सरकार दे रही है वो बजट के बाहर कर रहे हैं, और बजट को एज अ रिफॉर्म की तरीके से ही वो प्रस्तुत भी कर रहे हैं। जहां तक
विदेशी यात्रा का सवाल है, टीसीएस में प्रावधान इज अगेन सिंप्लीफाइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस, कि कंप्लायंस इससे बढ़ेगा। देखिए, जहां पे भी आपकी बिलिंग एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाहर होती थी, तो आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी आप बिल कराते थे या टीसीएस से बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि कोई भी वो पूरे साइकिल में नहीं जाना चाहता कि मैं एक साल बाद जाकर के अपना पैसा वापस से क्लेम करूं। तो ये बहुत जरूरी भी, और गिवन दैट कि हमारा ओवरऑल टूरिज्म बाहर विद इन द कंट्री बहुत बड़ा है कंपेयर टू ग्लोबल टूरिज्म, और चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो और रीजन, तो उसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और उसके लिए उनके लिए ये एक आम आदमी के लिए कंप्लायंस करना बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता था। तो इस पे रिलैक्सेशन देने से कंप्लायंस भी बढ़ेगी और लोगों को भी सहूलियत डेफिनेटली मिलेगी। और पवन जी, चूंकि आप फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर हैं, एडवाइजर के तौर पर, मैं जानना चाहूंगा कि आज के बजट के प्रावधानों से इनकम टैक्स में तो बहुत ज्यादा राहत वैसी नहीं है, क्योंकि जैसा अभी हमारे साथी एंकर ने कहा कि पिछली बार भी राहत मिल गई थी, तो इस बार ऐसे भी लग रहा था कि शायद ज्यादा राहत ना मिले। लेकिन फिर भी जो एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो उस बॉर्डर पे होता है, या तो वो इनकम टैक्स पे करने वाला होता है या फिर उससे बच रहा होता है, इस बॉर्डर वाले लाइन पे जो भी लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो क्या करें कि वो टैक्स सेव भी कर लें, इनडायरेक्टली वो देश के काम आ जाए और उनको लगे कि भाई हमें थोड़ी राहत मिल गई? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आप अपने को सरकार आपको टैक्स प्लान करने के लिए बहुत चीजें देती है। जैसे कि आप अगर 12 लाख से ऊपर की आय में हैं, तो आप डायरेक्टली फिक्स्ड इनकम में ना इन्वेस्ट करके उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आप। सुनील साहब आपको रोकेंगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर खुद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं।